Hi guys, I'm Aarti K. Sarwani and today we will discuss about permutations and combination chapter number 7. ओके तो चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में। और ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत इजी है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ 2 लाइन्स में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चों के लिए ये क्या है, टफ भी है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए वो 2 लाइन में सॉल्व होते ही नहीं हैं। तो ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर होता है ये फॉर्मूला पे भी बेस्ड है और लॉजिक पर भी बेस्ड है, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे जो फॉर्मूला हमें यूज़ ही ना करना पड़े और वो लॉजिक पर क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले परमुटेशन के लिए और कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, नंबर्स। जनरल जैसे जो हम लोग नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसी पर बेस्ड है कि आपको काउंटिंग जो है आनी चाहिए अच्छे से। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि परमुटेशंस क्या होता है। परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब कि परमुटेशन में ये कह सकते हैं कि उसमें ऑर्डर मैटर करता है, उसमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 ऐसे 3 नंबर ले लिए, मान लो कॉमा नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे 2 1 2 3 नंबर ले लिए हैं। इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 हो गया, ये 1 3 2 हो गया है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 1 2 हो सकता है, और 2 3 1 हो सकता है, ठीक, 2 1 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 3 2 1 3 2 हो चुका है, 1 2 3 4 5। एक और क्या हो सकता है 3 1 2 2 3 1 एंड 3 2 1 3 2 1 यूज हो चुका है। 1 2 3 1 3 2 1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 1 3 3 2 1, ठीक है। मतलब मैंने ये देखा कि 1 2 3 3 डिजिट का जो नंबर था 1 2 3, ये 3 डिजिट का नंबर है। इसको आपस में हम लोग अरेंज कर करके वो कितने टाइप्स बन गए हैं, 6 टाइप्स बन गए। मतलब इस 3 को हमने क्या किया, अरेंज किया है। तो इस 3 नंबर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने ऑर्डर से, उसी को कहा जाता है परमुटेशंस। क्या कहते हैं, परमुटेशंस कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये 3 नंबर को कितने तरीके से अरेंज किया गया है, 6 तरीके से। कितने तरीके से, 6 तरीके से, 6 वे से। तो इसी को कहेंगे परमुटेशंस। क्या कहेंगे, परमुटेशंस कहेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है। ऑर्डर का मतलब पहला ऑर्डर 1 2 3 था, दूसरा ऑर्डर 1 3 2 है, तीसरा ऑर्डर 3 1 2 है, चौथा ऑर्डर 2 3 1 है, एंड फिफ्थ ऑर्डर 2 1 3, सिक्स्थ ऑर्डर 3 2 1। ये 6 ऑर्डर हैं, ठीक है। 6 ऑर्डर में हमने क्या किया, मतलब मेरा ये ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है परमुटेशन में। इस तरह से हम कहेंगे कि ये परमुटेशन है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का मैटर नहीं करता है, वहाँ पे अरेंजमेंट का मैटर नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले लिखेंगे और इसके बारे में जानेंगे भी। ये चैप्टर बहुत इजी होता है और लेकिन वहीं पर थोड़ा सा टफ भी होता है। टफ क्यों होता है, क्वेश्चंस रहेंगे आपके 2-3 लाइन के, लेकिन सॉल्यूशंस आपके सिर्फ 2 लाइंस के रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि हमें लॉजिक से करना रहता है। अगर हम वो लॉजिक सीख लेंगे तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर हमें बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला पे करते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये वे, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉजिक सीख लेते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। इसीलिए तो फिर चलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे फोकस करते हैं। तो ये है तुम्हारा परमुटेशन
परमुटेशन arranging of a number of object in a definite order। यही तो हमने बताया था अभी, यही तो बताया है। क्या बताया था? अरेंजिंग ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ठीक है, ये कॉम्बिनेशन के लिए। तो हमने परमुटेशन के बारे में पहले ही पढ़ लिया है कि ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के बारे में हमने ये नहीं जाना कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन उसे कहते हैं अगर हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास में जाते हैं और हमें स्पोर्ट्स के लिए मान लो 4 बच्चे चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए मुझे वो 4 बच्चे चाहिए, वो कोई भी 4 बच्चे हो। अब मैं क्लास में गई, मान लो क्लास 11th में ही गई, ठीक है, क्लास 11th में गई और मुझे वो क्लास 11 के 4 बच्चे चाहिए। तो मान के चलते हैं एक क्लास में 60 बच्चे हैं, उस 60 बच्चे में से मुझे 4 बच्चे क्या है चाहिए मुझे। तो उस 60 बच्चों में मैंने क्या किया, 4 बच्चे को चूज़ कर लिया, तो ये मेरा क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया, मतलब सिलेक्शन हो गया। तो इसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन। इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। तो मुझे जो जो पसंद होंगे वो 4 बच्चे, उन 4 बच्चों को मैं चूज़ कर लूँगी। पसंद का मतलब है कि जो वो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हों, मुझे पता हो कि वो ये 4 बच्चे बहुत अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, जो अच्छा कर सकते हैं, तो मैं उन 60 बच्चों में से उन 4 बच्चों को क्या कर लूँगी? सिलेक्ट कर लूँगी। तो इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है सिलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशंस। ठीक, तो पहले वाले के लिए हम कह सकते हैं विथ अरेंजमेंट, और दूसरे वाले के लिए क्या कह सकते हैं? विथआउट अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या है? विथ अरेंजमेंट, और यहाँ क्या है? विथआउट अरेंजमेंट। विथआउट अरेंजमेंट क्या है? अब मैं 4 बच्चे को जो सिलेक्ट कर रही हूँ, जरूरी थोड़ी ना कि पहले मैं इसको ही लूँ, मैं किसी को भी उठा सकती हूँ ना। अगर मुझे मेरे दिमाग में सेट हो गया कि मैं उस 4 बच्चे को उठाना है, उस 4 बच्चे को सिलेक्ट करना है स्पोर्ट्स के लिए, तो उस 4 बच्चे को ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं पहले इसको ही उठाऊंगी, मैं इसको भी तो पहले उठा सकती हूँ, इसको भी तो पहले उठा सकती हूँ, इसको भी तो उठा सकती हूँ कि नहीं नहीं उठो, चलो तुम्हें क्या कहते हैं यहाँ गेम में पार्टिसिपेट करना है। मैं उन 4 बच्चों को किसी भी तरह से क्या कर सकती हूँ? उठा सकती हूँ, ये तो मेरा काम है। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता है। मान लो वो 4 बच्चे का नाम है राम, रमेश, शिखर, अमन।
ठीक है, ये 4 बच्चे का नाम है। अब मैं चाहे इसको पहले लूँ, चाहे इसको पहले लूँ, चाहे इसको पहले लूँ, चाहे इसको पहले लूँ, इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता है। ठीक है, चाहे हम जिसको पहले लें, यहाँ आर डबल हो गया, चलो कमलेश कर लेते हैं। ठीक है, आर के एस ए। ठीक है, ये 4 ऑर्डर है, मतलब ये 4 डिजिट है, इसमें 4 लेटर है, डिजिट नहीं लेटर है, ये 4 लेटर है इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है, चाहे जैसे मतलब जिस ऑर्डर में हो ये, चाहे ये पहले ऐसे आ जाए, ये ऐसा लिख जाए, और चाहे तो ये ऐसा हो जाए, ये ऐसे लिख जाए, लेकिन रहेंगे तो यही 4 बच्चे ना, रहेंगे तो यही 4 बच्चे, क्योंकि इन्हीं 4 बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन परमुटेशंस में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आपको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का डिफरेंस पता चल गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं? यही डिफरेंस होता है कि जो परमुटेशन होता है वो अरेंजमेंट पे डिपेंड होता है, और उसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, ऑर्डर मैटर करेगा। तो यही था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स में मुझे 2 कार्ड निकालना है। अब 52 प्लेइंग कार्ड्स में से बहुत सारे कार्ड होते हैं, रेड, ब्लैक, डायमंड, ये सारे कार्ड होते हैं। बस उसने कहा है कि आपको 2 कार्ड निकालना है। अब कोई भी कार्ड हो ना, तो हम 52 में से क्या करेंगे, 2 कार्ड निकाल लेंगे। अब वो 2 कार्ड कोई भी 2 कार्ड हो सकता है, चाहे हम इसको पहले लें, चाहे इसको पहले लें। तो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या कहते हैं, मैटर किया, कॉम्बिनेशन के लिए अरेंजमेंट मैटर नहीं किया, इसीलिए क्या है, ये कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन परमुटेशंस में अरेंजमेंट मैटर कर रहा है कि आप पहले कौन सा कार्ड उठा रहे हैं, फिर दूसरा कौन सा कार्ड उठाएंगे। ठीक, तो परमुटेशंस के लिए ऑर्डर मैटर करेगा, कॉम्बिनेशन के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का डिफरेंस समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, मान लो हमने आपसे कहा कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, आपको डिजिट दे दिया जाएगा और मैंने कहा कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। मैंने बहुत ढेर सारे डिजिट ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिया डिजिट। अब मैं कह रही हूँ कि इन डिजिट में से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब डिजिट तो 6 तो दिए हुआ है और 3 डिजिट के नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट के जो नंबर बनेंगे वो कितने तरीके से बन सकते हैं। परमुटेशन में तो यही, अब भाई 6 डिजिट 6 नंबर दिए हैं, अभी 6 नंबर का अगर मैं बनाने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। 3 डिजिट के नंबर ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। 1 2 3 अगर लेंगे तो फिर इसका भी ऑर्डर हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकता है, 4 5 6 भी हो सकता है, 1 3 4 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है और इसमें क्या होगा कि कितने तरीके से ये अरेंज हो सकता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम पहले ये जानते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये होता है कि किसी काम को करने का m वेज है, किसी दूसरे काम को करने का n वेज है, मतलब n तरीके हैं, और हमें दोनों काम करने, अगर हम दोनों काम करते हैं तो m इंटू n वेज होगा। जैसे
फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यही है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है ठीक है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है इफ देयर आर m ways to do one things, okay, and n ways another things, then there are m into n ways both things। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है, अगर एक काम को करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि इफ देयर आर m ways to do one things and n ways to do another things, then there are m into n ways to do both things। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि किसी काम को करने के तरीका m वेज है, किसी एक काम को करने का तरीका m तरीका है, दूसरे काम को करने का जो तरीका है वो n तरीका है। अगर हमें दोनों काम करना है तो फिर कितना तरीका होगा, m इंटू n तरीका होगा, है ना। एक काम करने को m है, दूसरे काम करने को n है, दोनों काम करने को क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, m इंटू n तरीका हो जाएगा। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो m इंटू n हो जाएगा। सपोज हम मान के चलते हैं, आपकी जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरे पास 3 पैंट्स हैं, 3 पैंट्स हैं, 2 शर्ट है, और पैंट को मैंने डिनोट कर दिया P1, P2, P3, और शर्ट को डिनोट कर दिया S1, S2। अब आप बताइए कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि शर्ट और पैंट पेयर बना के हम पहनते हैं, तो आप बताइए कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर, मतलब कितने पेयर बनेंगे। पेयर का मतलब है कितने परमुटेशंस बनेंगे, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे आपको कहीं पार्टी में जाना रहता है तो आप 2-3 शर्ट निकालते हैं या फिर 2-3 पैंट निकाल लेते हैं, आप सेट बनाते हैं। अगर एक शर्ट लेते हैं और 3 पैंट है तो एक शर्ट का तीनों पैंट पे हम चेक करते हैं, एक शर्ट को उठाते हैं और तीनों पैंट पर चेक करते हैं कि मेरा वो सेट बैठ रहा है कि नहीं, इस पैंट पे अच्छा लगेगा कि नहीं, इस पैंट पे अच्छा लगेगा कि नहीं। फिर दूसरी शर्ट निकालते हैं, ये वाला शर्ट चेक करते हैं, फिर पैंट नहीं सूट कर, मतलब शर्ट नहीं सूट कर तो पैंट को चेंज करते हैं, है ना। ऐसा ये अरेंजमेंट बनाते हैं। ये जितना हम लोग काम करते हैं अपने डेली लाइफ में, ये ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकते, वैसा नहीं वैसा हो सकता है, तो ये सब कुछ परमुटेशंस में ही आते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। जो डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ करते हैं वो सभी क्या होते हैं, परमुटेशंस होते हैं, है ना। इसके साथ ये शर्ट बैठाएंगे तो ये क्या होगा, ये पहन लेंगे तो ये क्या होगा, है ना। शूज़ का भी वही होता है कि अगर ये फॉर्मल शूज़ निकालते हैं और स्पोर्ट्स शूज़ निकाल के पहन के देखते हैं तो कैसा लगता है, ये भी सेट होता है। तो पहले तो हम इस पे आ जाते हैं। 3 पैंट है, 2 शर्ट हैं
3 पैंट 2 शर्ट है, तो इसमें हम कितने नंबर ऑफ पेयर बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ पेयर का मतलब है कि कितने ऑर्डर बन सकते हैं, कितने तरीके से ये अरेंज होगा। तो पैंट चूज करने का जो तरीका होता है वो 3 तरीका होगा। ठीक है, पैंट चूज करने का जो तरीका होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ पैंट्स 3 और नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ शर्ट 2 होगा, है ना। अब हमें दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पैंट्स है वो 3 तरीके, हम पैंट को कितने तरीके से चूज करेंगे, 3 तरीके से। हाँ, मतलब कि उन तीनों में से कोई एक पैंट ही तो पहनेंगे, पूरा तो पहनेंगे नहीं, एक ही पैंट चूज करेंगे। अब हमें कौन सा पता है कि हमें कौन सा अच्छा लगेगा, हम कोई एक चूज करेंगे। तो पैंट चूज करने का जो तरीका है अरेंज करने का, वो तीनों में से कोई एक लेंगे। और शर्ट जो होगा, कोई एक शर्ट पहनेंगे, उस 3 पैंट में से कोई एक ही शर्ट बैठेगा उसके ऊपर, मतलब सेट बैठेगा, तो कोई एक शर्ट भी चूज करेंगे। तो दोनों में से कोई एक शर्ट क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ शर्ट्स 2 होगा। तो वही हो गया ना, m काम करने के लिए, किसी एक काम को करने के लिए m तरीका है, किसी दूसरे काम करने के लिए n तरीका है। दोनों को अगर हम दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं तो m इंटू n तरीका होता है। तो वही यहाँ पर भी है, अगर हमको शर्ट और पैंट पहनना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर required arrangement of pairs 3 into 2 equal to 3 2 जा 6। ये 6 वे से आएगा, दिख रहा है, 6 वे से आएगा। किससे आएगा, 6 वे से। ठीक है, मतलब कि 6 तरीका से आएगा। और ये भी देख लेते हैं कैसे 6 तरीका बनता है। मान के चलते हैं ये S1 3 पैंट है, हो सकता है P1 S1 हो सकता है P1 S2 के साथ हो सकता है P2 S1 के साथ P2 S2 के साथ हो सकता है P3 S1 के साथ हो सकता है P3 S2 के साथ हो। एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवा ये है। ये 6 पेयर बनेंगे। हो सकता है फर्स्ट वाला जो पैंट हो, फर्स्ट वाले शर्ट के साथ सेट बैठ रहा हो सकता है फर्स्ट वाला जो पैंट हो दूसरे शर्ट के साथ बैठ रहा हो सेट, हो सकता है दूसरा वाला जो पैंट है वो फर्स्ट वाले शर्ट के साथ हो सकता है दूसरा पैंट दूसरे वाले शर्ट के साथ हो। ऐसे ही 6 अरेंजमेंट होंगे। ऐसे ही कितने अरेंजमेंट होंगे, 6 अरेंजमेंट होंगे। इसी को क्या कहते हैं, परमुटेशंस कहते हैं। क्या कहेंगे, परमुटेशंस। ठीक है, लिख लो आप लोग। अब यहाँ पर सेकेंड प्रिंसिपल होगा, if there are m ways to do one things and n ways to do another things, ठीक है, and both cannot be done at the same time, and both cannot be done at the same time, then there are m plus n ways to choose one thing, to choose
वन ऑफ द थिंग्स। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो मैंने ये बताया था कि m इंटू एन उसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो फंडामेंटल में क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो प्रिंसिपल है, एक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मैं ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ, और एक है क्या कहते हैं एडिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक है एडिशन वाला। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इफ देयर आर m ways to do one things and n ways to do another things and both cannot be done at the same time, then there are m plus n ways to choose one of the things। यहाँ पे कैसे समझेंगे, यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल लूँ, जैसे समझते हैं आपके पास मतलब एक मतलब वाटर बॉटल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास 3 बॉटल हैं, 3 बॉटल हैं और 4 क्या हैं बॉक्स हैं। 3 बॉटल्स हैं 4 बॉक्स हैं। ठीक है, 3 बॉटल है 4 बॉक्स है। तो जैसे मान लो हमें स्कूल ही जाना है और हम आपसे कहते हैं, मतलब बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो हमने कहा कि या तो आप बॉटल ले जाएंगे या तो आप बॉक्स ले जाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, नया नया बॉटल है, नया नया टिफिन, मतलब नया नया बॉटल है, नया नया बॉक्स है, बॉक्स मतलब पेंसिल बॉक्स, नया नया बॉटल्स है और नया नया टिफिन है, न्यू न्यू। तो हमने ये कहा कि आपको दोनों में से कोई एक ले जाना पड़ेगा, मतलब मैंने बच्चों से कहा कि आपको दोनों में से एक ले जाना पड़ेगा स्कूल। ठीक है, क्यों ले, मतलब कि दोनों नहीं देंगे, दोनों न्यू न्यू तोड़ देते हैं बच्चे, है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमने कहा कि या तो तुम बॉटल ले जाओ या तो आप बॉक्स ले जाओ, लेकिन दोनों नहीं ले जाने देंगे हम। तो बॉटल ले जाने के लिए उसमें से कितने तरीके हैं, हम तीनों में से कोई एक बॉटल ले जा सकते हैं, है ना, हम तीनों में से कोई एक ले जा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, या तो ये या तो ये, जहाँ पर ये कंडीशन आ जाए या तो ये हो या तो ये हो, या तो वाला जो हो वहाँ पे क्या आ जाता है, ऐड आ जाता है, क्या आ जाता है, एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो या तो मैं 3 में से कोई एक बॉटल ले जाऊंगी, मेरे पास यही एक ऑप्शन है, या तो मैं बॉटल ले जाऊं या तो बॉक्स ले जाऊं, मतलब कि m तरीका है और n तरीका है, लेकिन दोनों को काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। इसके पहले वाले प्रिंसिपल क्या था कि कोई तरीका m तरीका है, कोई तरीका n तरीका है, कोई दूसरा तरीका से अगर काम करते हैं, दोनों को अगर हमें दोनों काम करना है तो m इंटू n तरीका हो जाएगा, है ना। लेकिन दूसरा जो प्रिंसिपल बोल रहा है यहाँ पर कि अगर एक काम को करने का m तरीका है, दूसरे काम को करने का n तरीका है, लेकिन दोनों काम करने का डिफरेंट तरीका है, दोनों काम करने का कितना तरीका डिफरेंट का मतलब है कि या तो हम ये करेंगे या तो हम ये करेंगे, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन इसके पहले वाला जो था उसमें दोनों काम क्या करते थे, एक साथ कर रहे थे, शर्ट को भी चूज़ किया, पैंट को भी चूज़ किया, पेयर लगा के पहन लिए। लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं करना, यहाँ पर या तो बॉटल ले जाना पड़ेगा या तो हमें बॉक्स ले जाना पड़ेगा। या तो वाला जो कंडीशन आ जाता है वहाँ पे क्या लग जाता है, ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 7 वेज, कितने आ जाएंगे, 7। ठीक है, 7 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरे पास 3 बॉटल 4 बॉक्स हैं, 3 बॉटल 4 बॉक्स, तो टोटल कितने मेरे पास हो गए, 7 थिंग्स हैं, और 7 थिंग्स में से मुझे एक ही चीज़ चूज़ करनी है, एक ही चीज़ लेना है। तो क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही तो हुआ, उन 7 में से कोई एक ही हम ले पा रहे हैं, अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, तो ये था सेकंड प्रिंसिपल, क्या था ये, सेकंड
प्रिंसिपल। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? Find the number of find the number of 4-letter words with or without meaning, which can be formed out of the letters of the word. Which can be formed out of the letters of the word. Letters of the word. Rose, R-O-S-E, rose. Where the repetition of the letter is not allowed. Where the letter is not allowed. यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि हाउ मैनी 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड। 4 लेटर्स हमें बनाने हैं, वो कितने तरीके से बन सकता है अगर रोज दिया हुआ है। एक लेटर तो दिया हुआ है यहाँ पर रोज, तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं ये देखेंगे। ओके, सोचिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letter is not allowed। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि आपके पास रोज लेटर दिया हुआ है, उस रोज लेटर को हम कितने तरीके से और अरेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर ये 4 लेटर दिया है तो इसको आगे पीछे भी तो करके और भी तो लेटर्स बन सकते हैं ना, विथ मीनिंग एंड विथआउट मीनिंग। मीनिंग क्या है? जैसे रोज, रोज का मतलब हम समझते हैं गुलाब होता है, लेकिन अगर इस लेटर को अगर हम इधर उधर कर दें तो कुछ का सेंस निकलेगा, कुछ का सेंस नहीं लिखेंगे। लेकिन हमें मीनिंग से क्या मतलब, हमें तो ऑर्डर से मतलब है, अरेंजमेंट से मतलब है, कितने तरीके से वो अरेंज हो जा रहा है, हमें उससे मतलब होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना बोला है 4 लेटर्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 लेटर बोला तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना देंगे। मान लो ये डब्बा है, डब्बा मतलब बॉक्स है, ऐसे ये बॉक्स है। ओके, अब यहाँ 4 लेटर बोला था, 4 लेटर के लिए बॉक्स मैंने ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है
कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब कि अगर एक बार हम यहाँ पर ई लिख चुके हैं तो यहाँ पर ई नहीं होगा। मतलब अगर ये रोज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एस एस हो, एक लेटर एक ही बार यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एक लेटर एक ही बार क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 है, तो उस 4 में से कोई एक लेटर यहाँ फिल होगा। अभी तो टोटल मेरे पास कितने हैं, 4 लेटर हैं, 4 में से कोई एक यहाँ फिल हो जाएगा, कोई भी एक। तो मान के चलो कोई एक फेल हो गया, तो मेरे पास बचे कितने लेटर, बचे कितने लेटर, मान लो यहाँ पर ये फिल हो गया, बचे कितने, 3 लेटर बचे। उस 3 में से भी तो कोई फिल होगा, उस 3 में से भी तो कोई फिल होगा, फिल कर दिया। तो 3 में से भी कोई मतलब 4 में से 2 लेटर फिल हो चुके हैं, 2 ब्रैकेट में, आई मीन बॉक्स में 2 लेटर बॉक्स में फिल हो चुके हैं। बचे कितने लेटर हमारे पास, सिर्फ 2 लेटर्स। तो उस 2 लेटर जो बचे हैं फिर यहाँ पे ऐसे बैठा देंगे। इस 2 में से एक बैठ गया, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो बचा कितना लेटर मेरे पास, 1 लेटर, 1 लेटर बचा है मेरे पास। ठीक है, कोई ये दिमाग ना लगाए यहाँ 4 लिखा है तो मतलब चारों बैठे हैं, ऐसा नहीं, चारों में से कोई एक फिल हुआ है, चारों में से कोई एक फिल हुआ। जैसे आपके पास जैम्स हो, जैम्स, जैम्स तो खाते हैं ना बच्चे, बच्चे को तो बहुत पसंद है जैम। कितने कलर के होते हैं, नंबर सेवरल टाइप्स के कलर होते हैं उसमें, ऑरेंज, ग्रीन, स्काई ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, पता नहीं कौन कौन से कलर होते हैं जैम्स में, है ना। हम कहते हैं कि आपको जैम खाना, तो बच्चे क्या करते हैं, ढूंढ ढूंढ के मुझे ये कलर पसंद है तो ये कलर उठाकर क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अगर काउंट कर ले उस जैम्स को कितना है, तो उसमें से अगर एक जैम्स खा ले, मतलब टोटल आपके पास जितना रहेगा उसमें से तो उठाएंगे ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जब एक जैम्स उठा लेंगे तो बचेगा कुछ, फिर उसमें से उठाएंगे, तो 2 यूज़ हो चुका जैम्स, फिर जो बचेगा फिर उसमें तो उठाएंगे। यहाँ पर भी सेम इसी तरह के, अगर 4 लेटर है, 4 में से कोई एक यहाँ फेल हो चुका है, तो फिर आप बताइए कि 4 में से जब यहाँ एक कोई फेल हो गया तो आपके पास 3 लेटर बचेंगे, उस 3 में से कोई एक और यहाँ फेल होगा, कोई 3 में से कोई एक फेल होगा यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 बचेंगे, उस 2 में से कोई एक यहाँ फेल होगा, फिर एक बचेगा, उस एक में से क्या फेल होगा, एक ही फेल होगा ऑब्वियसली, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे रिपीटेशन बोला था अलाउड नहीं है, हर एक लेटर अगर फिल हो चुका है तो एक ही बार बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए तो ये अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं था तभी तो ये एक बार जो यहाँ यूज़ हो चुका वो यहाँ पर नहीं बैठेगा, है ना। अब वो यहाँ पर कोई भी यूज़ हुआ हो लेटर, हमको क्या मतलब, हमको बस इससे मतलब है कि हमारे पास 3 बचे, 3 में से कोई यहाँ बैठेगा। ओके, तो इसे कहते हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देंगे। एक काम को करने का m तरीका है, दूसरे काम करने का n तरीका है, दोनों काम करने का m इंटू n तरीका है, सीधी बात है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 2 3 2 6, 6 4 जो 24, 24 वेज से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। 24 वर्ड्स बनेंगे इसमें, 24 वर्ड्स, रोज़ है, रोज़ के अलावा भी और भी कोई वर्ड्स बनेंगे, आप लोग बनाइएगा, 24 जो बना सकता है बनाएगा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े से वर्ड्स आएंगे और हमें नहीं पता होगा। जैसे मेरा नाम क्या है, आरती, अब आरती को भी मैं अरेंज करूँगी तो मेरे भी तो 24 आएंगे, ARTI 2, हाँ 4 वर्ड्स है, मेरे भी तो 24 ही आएंगे ना, है कि नहीं। तो उसी तरह अपने नाम का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, विथ मीनिंग एंड विथआउट मीनिंग। ओके, तो अब हम जानते हैं परमुटेशंस के बारे में कुछ अलग टाइप का, और भी कितने अलग टाइप के हो सकते हैं, ये लॉजिकल थे। एक और क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं जो रिपीटेशन अलाउड हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख दूँ, इसी का दूसरा पॉइंट,
रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 बॉक्स बनाए, 4 बॉक्स बनाए। और मेरे पास लेटर कितने हैं, रोज हैं, वर्ड्स, वर्ड यहाँ पे क्या है, रोज है, और लेटर इसमें 4 है, 4 है। तो मैंने कहा कि 4 में से कोई एक यहाँ फिल होगा, कोई एक यहाँ पर फिल होगा। लेकिन रिपीटेशन है, जो यहाँ पर फिल हो चुका है वो दोबारा भी तो फिल हो सकता है ना। दोबारा फिल का मतलब मान लो यहाँ पर आर बैठा होगा, 4 में से वो लेटर जो मैंने चूज़ किया, मान लो यहाँ पर आर है, तो एक 4 में से आर यहाँ पर फिल हो चुका है, ठीक है। तो क्या आर यहाँ दोबारा नहीं आ सकता, क्या आर यहाँ दोबारा नहीं आ सकता, उन चारों में से फिर कोई आ सकता। ये चारों जो हैं, इन चारों में से रिपीट हो सकते हैं ना। तो फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पर 4, ये चारों लेटर तो रिपीट कर सकते हैं ना। मुझे अब क्या पता कि यहाँ कौन सा फेल हुआ है, यहाँ कौन सा फेल है, लेकिन इतना पता है कि चारों लेटर क्या होंगे, रिपीट होंगे। जब रिपीट होंगे तो वो लेटर्स क्या होते हैं, सेम सेम हो जाते हैं। फिर से यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 टू की पावर 4, कितना हो जाएगा, 4 टू की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन of n, number of permutation of n different objects taken are at a time where ओके यहाँ हो जाएगा r at a time number of permutation of n different objects taken are at a time where 0 से n के बीच में होगा r की जो वैल्यू है। और इसको लिख भी सकते हैं and the object do not repeat। क्या कह सकते हैं, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट। यहाँ पे बोला टाइप 1 में क्या है, परमुटेशंस के बारे में। परमुटेशंस
नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं, उसमें एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। टेकन आर एट ए टाइम, ढेर सारे ऑब्जेक्ट में से हमें क्या होता है, आर ऑब्जेक्ट क्या करना रहता है, सिलेक्ट करना रहेगा। अब एन तरीके से दिया हुआ है, उसमें से जैसे हम कोई कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं, बहुत ढेर सारे दिए रहते हैं कपड़ा, ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, ऐसा पहनते हैं, वैसा पहनते हैं। एक तरफ से क्या हुआ, अरेंजमेंट ही तो होता है, एक बार ये ट्राई कर रहे हैं, फिर एक बार ये ट्राई करें। कितने तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो परमुटेशन ही तो होता है, ठीक है। लेकिन जो हम चूज करते हैं आर टाइम, उस एन ऑब्जेक्ट में से, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से जो आर टाइम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मतलब चूज करते हैं कि हाँ हम ये सही पड़ेगा। तो वो आर टाइम में से, अब दिया तो ढेर सारा रहता है, क्या ढेर सारा हम लोग थोड़ी ना चूज कर, मतलब ढेर सारा थोड़ी ना ट्राई करते हैं अपने ऊपर। 5-6 ड्रेस चूज करके ले आते हैं उस एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 4-5 ड्रेस को हम चूज करके ले आते हैं, फिर उसको बारी बारी से क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो जो चूज करके ले आते हैं ना, उसी को बोलते हैं आर, टेकन आर एट ए टाइम। उसी एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर टाइम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। आर टाइम मतलब ये भी वे भी, कम से कम 10 और तो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये भी ट्राई कर लो, लेकिन लेते क्या है, उसमें से एक ही दो लेते हैं। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, टेकन आर एट ए टाइम वेयर आर की जो वैल्यू है 0 से लेकर एन तक होती है, 0 से बड़ी हो और एन तक होती है। एन मतलब नेचुरल नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिपीट नहीं होता है। जो एक बार आपने ट्राई किया है, मतलब जो ले लिया है वो वही होगा, फिर दूसरा लेंगे। अब एक बार जो पहन ले उसके ऊपर दूसरा थोड़ी ना पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। एक बार में एक ही बार पहना जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, जब ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है तो अब आ गया है आपका क्या, फॉर्मूला आ गया। अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने किए थे, एक क्वेश्चंस में 2 पार्ट थे, वो क्या थे, लॉजिक थे। हमें तो क्वेश्चंस लॉजिक से ही करने हैं, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं, ठीक। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, एन पी आर, जिसको कहते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इसे बोलते हैं। और ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल यहाँ पे लिखेंगे, फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि सारे जितने नेचुरल नंबर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3, फिर 2, फिर 1। जो 3, 2, 1 है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 × 2 × 1 है, ठीक। अब जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ 5 का फैक्टोरियल, 5 को फैक्टोरियल को मतलब आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपको पूरा लास्ट तक जाना है। वो लास्ट क्या है, 1। पहले यहाँ 5 लिखेंगे, फिर एक कम हो जाएगा 4, फिर एक कम हो जाएगा 3, फिर एक और कम 2, फिर एक और कम 1, है ना। ये होता है फैक्टोरियल। तो ये क्या है, फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर।
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो, यहाँ पे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लिख लो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका कुछ जर्नल टर्म। जर्नल टर्म क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर क्या हो जाएगा? विथआउट रिपीटेशन। ठीक है, विथआउट रिपीटेशन में क्या हो जाएगा? ये जनरल टर्म इसका देखेंगे, हाउ मैनी आर डिजिट number can be formed from the digit 1 2 3 4 dash n। assuming that यहाँ पे क्या हो जाएगा? assuming that हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट का रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कह रहा है कि हाउ मैनी। अच्छा, वहाँ पर तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को तो हम इजीली निकाल लेंगे, है ना। 3 फैक्टोरियल का कितना आ जाएगा? 6 तरीके से। 5 फैक्टोरियल का 120 हो जाएगा 120 बेस से, है ना। अब जैसे यहाँ पर बहुत ढेर सारा दिया हो तो क्या होगा? बहुत ढेर सारा का मतलब जैसे है हाउ मैनी आर डिजिट, हमसे क्या जैसे वहाँ पे बोल रहा था हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स। अगर हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? अगर मेरे पास ये सारे डिजिट ये सारे नंबर्स दिए रहेंगे, तो सेम यहाँ पर भी हाउ मैनी आर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 dash n assuming that repetition is not allowed। तो मेरे पास r है, r टाइम्स है, r टाइम्स है ना, तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास r टाइम्स है तो मैं ऐसे डैश डैश कई सारा बनाऊंगी। ठीक है, कई सारा डैश डैश, ये बॉक्स हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? मेरे पास n नंबर्स है, 1 2 3 4 से कितने नंबर्स हैं? n नंबर। जैसे अभी मैंने बताया था एक रोज वाला एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास 4 डिजिट है, सॉरी 4 लेटर हैं, तो एक मतलब बॉक्स में फिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 4 में से कोई एक ही फिल होगा। मेरे पास 4 लेटर थे, 4 में से कोई एक ही तो उठाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी मेरे पास नंबर कितने हैं?
1 से लेकर पूरा n तक है। टोटल नंबर कितने हैं? 1 से लेकर n तक है। तो पहले वाले में जब हम फिल करेंगे पहले वाले बॉक्स में, तो कितने नंबर, मतलब 1 से लेकर n तक में कोई एक ही नंबर फिल होगा ना, कोई एक ही नंबर फिल होगा। वो नंबर क्या होगा? n होगा, क्योंकि 1 से लेकर n तक है ना। टोटल मेरे पास कितने हैं? n है। उस n में से कोई एक फिल होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में आते हैं। जैसे वहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में मैंने 4 फिल किया था, सेकंड मतलब 4 में से कोई एक फिल हो गया था, बचा कितना था? 3 लेटर। जब मैं सेकंड वाले बॉक्स में फिल करने लगी थी वहाँ पर, तो 3 में से कोई एक ही तो फिल होगा। उसी तरह यहाँ पर भी n फिल हो चुका है, n में से कोई एक, लेकिन जैसे ही हम सेकंड बॉक्स में जाएंगे तो एक घट जाएगा ना, उस टोटल ऑफ n नंबर में से कोई एक नंबर घट जाएगा। जब घटेगा तो कितना हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। सेकंड वाले में कितना हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? n-2 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी n-3, यहाँ पर n-4, यहाँ पर भी n-5, यहाँ पर n-6, यहाँ पर n-7, n-8, n-9। अब ये पूरा कितने टाइम्स है? r डिजिट है ना, r डिजिट है, तो यहाँ rth होगा। अब मुझे यहाँ पे देखो क्या पता चल रहा है, जब फर्स्ट 1 था तो यहाँ पे n था, जब यहाँ पे 2 था तो n-1 हुआ, मतलब जब 2 है तो n-1, जब यहाँ पे 3 है तो n-2 है, एक एक घट रहा है। जब यहाँ 4 था तो n-3 है, जब यहाँ 5 है तो n-4, जब यहाँ 6 है तो n-5, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ 10 होगा। ठीक है, जब वो 10th पोजीशन पे था तो n-9, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एक फिल होता गया, तो एक एक जब फिल होगा तो एक एक घटता जाएगा। जब यहाँ आर्थ होगा, जब यहाँ आर्थ होगा तो एक घटेगा ना, क्योंकि एक फिल हो चुका है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? n-r-1 हो जाएगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में? इसको अब हम लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ r डिजिट, नंबर ऑफ r डिजिट नंबर इक्वल टू क्या होगा? इसको सीधा सीधा करके लिखेंगे n, n-1, n-2, n-3, n-4, डैश डैश डैश, कितना हो जाएगा ये? डैश 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 n-r+1, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते क्या है? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ऐसे ही ब्रेक करेंगे, n फैक्टोरियल है ना, n फैक्टोरियल को ऐसे ही क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल। तो फाइनली आपका फैक्टोरियल के बारे में तो बता दिया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यहाँ पर ठीक, यहाँ पे था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो ये चीज़ होता है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो ये होता है। जब रिपीटेशन अलाउड होगा तब क्या होगा? उसके लिए भी जर्नल टर्म देख लेते हैं, उसके लिए भी क्या देख लेते हैं? जर्नल टर्म। तो आपका ये टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ये वाला। अब विथआउट रिपीटेशन, और इसके लिए कहाँ पे लिख दें? यहाँ नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन क्या है? यहाँ पर अलाउड है ना। तो जब रिपीटेशन अलाउड है तो इसका मतलब होगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा? पहले ब्रैकेट टोटल ऑफ नंबर मेरे पास n है, टोटल ऑफ नंबर कितना है मेरे पास? n है, तो पहले में n होगा। ठीक, एक फिल हो चुका है। दूसरे वाले में भी वही उतना ही फिल करेंगे, फिर n फिल करेंगे, क्योंकि रिपीट होगा ना।
तो रिपीटेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले इसको रफ करते हैं, ठीक है। आप लोग लिख चुके हो, देख लो। यहाँ क्या था, रिपीटेशन इज अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड है तो उसके लिए क्या होता है कि जो नंबर ऑफ 8 डिजिट नंबर होते हैं वो रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 8 डिजिट नंबर इक्वल टू n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन, ये हो जाएगा r टाइम्स, और ये हो जाएगा कितना, n टू की पावर कितने टाइम्स, r टाइम्स। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम पहले वाले में जो भी चीज़ें फिल कर दिए तो दूसरे वाले में भी तो फिल कर सकते हैं ना, तीसरे वाले में भी तो फिल कर सकते हैं ना। ये चीज़ें यहाँ पर पहले वाले में वही मतलब फिल किया, वो चीज़ इसमें भी तो फिल कर सकते हैं। तो मतलब लेटर्स को या फिर नंबर को हम रिपीट कर सकते। अगर एक बार 1 यूज़ हो चुका है तो दूसरे वाले में भी तो 1 आ सकता है ना। अगर एक बार 2 यूज़ हो चुका है तो 2 भी तो आ सकता है ना। इसी तरह 3 भी होगा, एक बार 3 यूज़ हो चुका है तो 3 आ सकता है ना। तो ऐसे मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 1 से लेकर n तक। उस n तक में से कोई भी एक नंबर यहाँ फिल होगा तो वो सारे नंबर तो रिपीट होंगे, वो सारे होते हैं n टू की पावर r हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर वो देते हैं वो n होगा, जितने टाइम वो बोलता है वो r होगा, ठीक। तो नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। विथाउट रिपीटेशन, ठीक। और ये हो जाएगा क्या, n टू की पावर r। इसके लिए क्या होगा, विथ रिपीटेशन। और ये सब है क्या, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। NPR इक्वल टू n टू की पावर r। NPR इक्वल टू, ये विथआउट रिपीटेशन के लिए है, NPR इक्वल टू n टू की पावर विथ रिपीटेशन। और इसको बोलते हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्या है ये, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट रहता है तब उसके लिए NPR फॉर्मूला होता है, जब अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है तब रिपीटेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है n की पावर r। ये तो फॉर्मूला मैंने ऐसे जनरली ड्राइव कर दिया, असल में तो हम लॉजिक से क्वेश्चंस करेंगे। लॉजिक वो मैं बता भी चुकी हूँ कि फर्स्ट में फेल हो गया तो दूसरा क्या होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग लॉजिक पे करेंगे, इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि हम लोग सीख लिए, समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए कि हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे फिल होता है, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर लॉजिक से करेंगे, और जब लॉजिक से करेंगे तो वो एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे, फटाक से सॉल्व, 2 लाइन में आंसर, एक ही लाइन में, 2 लाइन का क्वेश्चन 1 लाइन का सोल्यूशन, ठीक है। बहुत ईजी है। तो कहीं ना कहीं ये परमुटेशन किसी न किसी को टफ भी लगता है और किसी न किसी को इजी भी लगता है, लेकिन है ये इजी अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं, इसका एक पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं।
इसका जो क्वेश्चंस है, पहले एक चीज़ और जान लीजिए। जैसे यहाँ पर कहीं पर लिख देते हैं, अगर ये 0 फैक्टोरियल होता है तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। वो इसलिए 1 होती है क्योंकि हम जो फैक्टोरियल होता है वो नेचुरल नंबर होता है हमेशा। वो क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर में वो क्या आ रहा है? 1 आ ही रहा है, तो इसलिए 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। इसको मैं लिख के बताती हूँ। ये है given 4 flags of different colors how many different signals can be generated if a signal requires the use of two flags one below the other. One below the other. ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, मेरे पास 4 फ्लैग हैं जो अलग अलग कलर के हैं। ठीक। हाउ मैनी डिफरेंट signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags one below the other. इसका क्या मतलब हुआ? 4 फ्लैग है मेरे पास अलग अलग कलर के। ठीक है, कितने फ्लैग हैं? 4 फ्लैग है अलग अलग कलर के, और हमें बनाना क्या है? हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। हमें डिफरेंट सिग्नल्स बनाना है, और वो कितने तरीके से जनरेट हो सकता है। डिफरेंट सिग्नल बनाना है और वो कितने तरीके से वो जनरेट हो सकता है, तो ये देखेंगे। तो यहाँ पर इफ़ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स, मतलब कि जो हम सिग्नल बनाएंगे उस सिग्नल के लिए 2 फ्लैग की ज़रूरत है। समझ आ रही मेरी बात? 4 फ्लैग है और सिग्नल बनाने के लिए 2 फ्लैग की क्या है? ज़रूरत है। हमें कितने फ्लैग की ज़रूरत है? 2 फ्लैग की। अच्छा, 2 फ्लैग की ज़रूरत है, तो मैं ये कहूँगी तो उस 4 में से कोई 2 फ्लैग उठाएंगे, तो मेरे पास अरेंजमेंट कितने हुए? मेरे पास अरेंजमेंट कितने हुए? 4 में से पहले 4 झंडा दिया है,
उन चारों में से दो उठाऊंगी ना मैं, उस चारों में से कोई दो उठाऊंगी, दो फ्लैग की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, दो डिब्बा बनाऊंगी, दो डिब्बा बना लूँगी। उस चार में से कोई दो उठा, उस चार में से कोई एक यहाँ फेल हो गया, झंडा मेरे पास कितना बचा, मतलब फ्लैग कितने बचे, 3 फ्लैग बचेंगे, वो कोई भी कलर हो सकता है। उस 3 फ्लैग में से क्या करेंगे, एक और चूज करेंगे, क्योंकि मुझे 2 झंडा चाहिए सिग्नल बनाने के लिए, तो उस 3 में से कोई एक और लेंगे। 4 का मतलब चारों फ्लैग नहीं बैठ गए, 4 में से कोई एक मैंने चूज किया है, मतलब उठाया है। तो 4 मतलब नंबर ऑफ वेज है ना, ये वाला काम करने के लिए नंबर ऑफ वेज 4 है, दूसरा काम करने के लिए नंबर ऑफ n वेज है, नंबर ऑफ n वेज, दोनों काम करने के लिए m इंटू n वेज होना चाहिए, यहाँ पर वही तो है। तो 2 फ्लैग मेरा चूज हो गया है। तो अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे, 3 इंटू 4 मतलब 12, 12 तरीके से हम इसको जनरेट कर सकते हैं सिग्नल को। 4 झंडे में से 2 झंडा जब हम सिलेक्ट कर लिए, तो कितने तरीके से सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, 12 तरीके से, मीन्स 12 वेज से हम क्या कर सकते हैं, झंडे को जनरेट कर सकते हैं, मतलब सॉरी सिग्नल्स को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं 12 वेज से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ required signals 12 ways, required signals 12 ways। ठीक है, 12 तरीके से कर सकते हैं। इसको फॉर्मूले से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूले से करते हैं तो कितना होगा, 4। अच्छा 2 चूज किया है ना, 2 तो 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो जितने नंबर ऑफ दिए रहते हैं, हाउ मैनी आर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, अभी मैंने यही थ्योरम लिखवाया है ना, हाउ मैनी आर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। जो आर होता है असल में वो ये होता है, असल में 2 फ्लैग्स होंगे। ठीक है, और कहता है ना कि फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 डैश डैश करके n तक दिया था, वो टोटल नंबर ऑफ n होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ n यहाँ पे कितना है, 4 है। तो यहाँ इसका मतलब फॉर्मूले में रखेंगे अगर n PR तो हो जाएगा 4p2, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। जैसे मुझे चाहिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। जहाँ मुझे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे फैक्टोरियल हम क्या कर देंगे, ऐसे लगा देंगे, और नीचे 2 फैक्टोरियल है तो ये कट जाएगा, ये 12 वेज आ गया आपके फॉर्मूले से भी, आपके किससे आ गया, फॉर्मूले से भी आ गया। ठीक है, आपके फॉर्मूले से भी ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मतलब आपको जो मैंने थ्योरम लिखवाया, आर जनरल टर्म जो बताया, उस जनरल टर्म को अगर हम माइंड में रखें तो आपका क्वेश्चन जो है लॉजिक से तो हो ही जाएगा, आपके उससे भी हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक, ओके। अगर हम ये कहें कि जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे थे, एन डिफरेंट
ऑब्जेक्ट। अब टाइप 2 पढ़ेंगे परमुटेशंस का, जिसमें रहेगा ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट, अभी तक जो मैं पढ़ रही थी मतलब पढ़ा रही थी एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन अब क्या है, सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर ये 1 है, 1 फिर 2 फिर 3 3 3 3 फिर 4 4 4 4 4, मान लो ये 5 है, 5 2 टाइम्स है ना। यहाँ पर क्या है, इसमें मतलब कि कुछ डिस्टिंक्ट का मतलब है कि मतलब कि सभी ऑब्जेक्ट जो हैं सेम नहीं है, मतलब सेम है, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्ट सेम है कुछ ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। लेकिन इसके पहले जो पढ़ रहे थे उसमें सभी एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब एक भी सेम ऑब्जेक्ट वहाँ पर नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें सेम चीज़ें भी कुछ सेम है कुछ सेम नहीं है, मतलब कि 1 देखो 2 बार रिपीट है, 2 एक ही बार है, 3 3 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सभी ऑब्जेक्ट जो हैं अलग अलग नहीं है, सेम है। जब जो चीज़ सेम होती है तो उसको हम काउंट क्या करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। जो चीज़ सेम होती है उसको हम कितनी बार काउंट करते हैं, एक ही बार काउंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इन हाउ मैनी कैन बी रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। लेटर्स ऑफ द वर्ड, जैसे मान लो ये क्या है, ये सी है, क्या है ये सी है, और ये सी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मान लो सी है 3 है, 3 में इसको एक यहाँ फिल होगा, बचेगा 2 लेटर, 2 में इसको एक यहाँ होगा, बचेगा एक, तो ओवरऑल कह सकते हैं 6 तरीके से ये अरेंज होगा। 6 तरीके से अरेंज होगा, ये मैं पहले ही सिखा चुकी थी, ठीक है। 6 तरीके से ये क्या होगा, अरेंज होगा। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूँ, इसको रिप्लेस कर दूँ, ए को रिप्लेस कर दूँ इससे, सी से, डबल ई हो गया।
अब जब ये चीज़ रिपीट हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका देखो 6 वे आएगा बट इसका 6 वे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स रिपीट हो जाएंगे। जैसे मैं अगर रिप्लेस करके, जैसे मैं इसको बनाती हूँ, SEA हो गया, ए को इधर करेंगे, ई इधर आ जाएगा, ए इधर हो गया, SE हो गया, AES हो गया, ए यहाँ पर EAS हो जाएगा और यहाँ पर ESA हो जाएगा। 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 6 बन गया, 6 अरेंजमेंट हो गए, 6 अरेंजमेंट हो गए, पर इसका हो पाएगा? एक ये हो गया, इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा आपस में, एक ये हो गया, फिर ये इधर आएगा, ये ऐसे होगा। जैसे मुझे ये दिख गया कि ये क्या है, रिपीट हो रहा है, ऐसे ही इसमें 3 क्या होंगे, रिपीट होंगे, ऐसे ही क्या होगा, इसमें रिपीट होगा। जो भी चीज़ें रिपीट होती हैं उनको हम एक ही बार तो काउंट करेंगे। कितनी बार काउंट करेंगे? एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे C लिखा था, अगर मुझे इसका क्या निकालना होगा, परमुटेशंस, रिपीट, मतलब कि सेम चीज़ का, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब डिस्टिंक्ट नहीं होते, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते तो उसका तरीका होता है टोटल। टोटल नंबर कितना है, टोटल वर्ड्स 3 है, और ये टू टाइम्स क्या है, E है, और रिक्वायर्ड परमुटेशन, रिक्वायर्ड परमुटेशन कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जो चीज़ इसमें रिपीट होगा वो उतने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जहाँ पे जैसे फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ पर फैक्टोरियल ऐसे लगा सकते हैं। कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। 3 तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। जो C है, C मतलब देखना, उसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 3 तरीके से। बट C मतलब समुद्र है, इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 6 तरीके से। ये डिफरेंट है। तो सभी जब ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो उसके लिए तरीका कुछ और मैंने बताया था। सभी ऑब्जेक्ट जब सेम नहीं, मतलब सेम नहीं होते हैं, सेम नहीं मतलब कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सभी ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब क्या है, अलग अलग नहीं है, सेम है, तो उसके लिए ये तरीका होता है, ठीक है। इस पे कुछ और भी कर लेते हैं, जैसे कि मैं वर्ड्स देती हूँ, बनाना, बनाना है। टोटल वर्ड कितने हैं, टोटल वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 हैं, और ए कितने टाइम रिपीट है, 3 टाइम्स, और एन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। रिक्वायर्ड परमुटेशन निकालते हैं, रिक्वायर्ड कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। इसको हम सॉल्व करके पूरा निकाल भी सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल
ये कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 इंटू 1 ब्रेक कर देंगे, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, 60। बनाना को 60 वे से हम अरेंज कर सकते हैं। 60 तरीका है बनाना को अरेंज करने का। कितने तरीका है मेरे पास, 60 तरीका है। ठीक है, अब इसका हम कुछ जर्नल टर्म बनाते हैं। वैसे तो आपको समझ में तो आ ही गया है इसका, लेकिन कुछ जर्नल टर्म देखते हैं। नंबर ऑफ permutation of n where P1 object are of one kind। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ये कह रहा है कि जब नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ कितने ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और P1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड है और P2 ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेकेंड काइंड है, वन काइंड ही होगा, सेकेंड नहीं, वन। ठीक है, आर ऑफ वन काइंड। ठीक, वन काइंड, तो इसका मतलब है ये था आपका, क्या था ये चीज़, परमुटेशन। कहने का मतलब है कि जो जितने सारे ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब जितने सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं हैं, मतलब कि जितने सारे ऑब्जेक्ट क्या नहीं हैं, अलग अलग अगर नहीं हैं, सेम ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सेम, ये भी तो कह सकते हैं। जितने सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम काइंड, मतलब वन काइंड होगा, P2 ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड, P3 ऑब्जेक्ट्स आर वन काइंड, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, पूरा के टाइम तक जाएगा, P के ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड। तो रिक्वायर्ड परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऊपर लिखेंगे जैसे अभी बनाना का किए थे। तो बनाना में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे, 6 थे। फिर उसके बाद जो ए था 3 टाइम रिपीट हो रहा था, 3 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर दिए थे। फिर 2 टाइम एन था तो एन को भी नीचे डिवाइड कर दिया, तो वो जो 3 और 2 था तो उसको कह सकते हैं P1 P2, जितने टाइम रिपीट होगा उतने टाइम नीचे क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये था टाइप 2 परमुटेशंस का। अब हम चलते हैं टाइप 3 पर।
तो टाइप 3 क्या है ये भी देख लेते हैं। टाइप 3 में क्या रहा है, ऑब्जेक्ट अकर टुगेदर। ऑब्जेक्ट अकर टुगेदर का मतलब होता है जैसे कि हम कह देते हैं एग्जाम्पल, जैसे डॉटर का लेते हैं। ठीक, जैसे हम बोल देते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द डॉटर। जैसे मैंने कह दिया कि ये डॉटर लेटर है और मैंने कहा कि वॉवेल को अलग कर दो और कॉन्सोनेंट को अलग कर दो, है ना। तो ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर का मतलब होता है कि सम ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू बी स्टे टुगेदर, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हो हम चाहते हैं कि वो एक ही साथ रहें। एक ही साथ में क्या रहें, मतलब कि अगर मैंने वॉवेल्स छांट लिया है उस डॉटर में तो वॉवेल्स को अलग कर दें और उस वॉवेल जितने वर्ड्स हैं उसको एक डिब्बे में भर दें और एक डिब्बे में भरने के बाद उसको एक यूनिट मान लें। क्या मान लें, एक यूनिट मान लें। जैसे मेरा ये वर्ड्स क्या है, डॉटर है, DAUGHTER, डॉटर है। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, 8 लेटर अरेंजमेंट है, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, है ना। ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर बोल रहा है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर जो यहाँ बोला गया है, तो पहले तो हम यहाँ वॉवेल छांट लेंगे, A, E और U 3 वॉवेल है। बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या है, लेटर है। DHHTR, ठीक है, ये लेटर है। टोटल लेटर कितने हैं मेरे पास, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। ठीक, 8 लेटर है। और क्वेश्चंस में बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, ये बोला था। तो 8 लेटर कैसे अरेंज करेंगे, ऑल वॉवेल अकर टुगेदर है तो इसको एक डिब्बे में भर देंगे और एक डिब्बे में जब हम भर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एक डिब्बे में भर कर इसको एक यूनिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक यूनिट। सम ऑब्जेक्ट वांट टू स्टे टुगेदर, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लें, स्टे कर लें, एक साथ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक यूनिट मान लें। पहले इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और एक इसको ले लेंगे तो 6। ये जो लेटर है वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपस में कितने तरीके से ये अरेंज होंगे, 6 फैक्टोरियल की। ठीक है, कितने तरीके से ये अरेंज होंगे, 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये वॉवेल भी तो अरेंज होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि मैं पहले A E U ही लिखूं।
ई को इधर लिख सकते हैं, ए को इधर, तो ये भी तो आपस में अरेंज होगा। तो इंटू क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, इंटू क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये तो अपना फिक्स है, ये तो होगा नहीं, लेकिन ये अपना क्या होगा आपस में डिब्बे में क्या होगा मिसमैच तो होंगे ही ना। यही था वो टाइप 3 परमुटेशन, ऑब्जेक्ट अकर टुगेदर। मैंने पहले परमुटेशन के बारे में बताया था। दूसरा जो टाइप था परमुटेशन का वो था कि दूसरा टाइप क्या था, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, और थर्ड टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट अकर टुगेदर। अब दूसरा वाला बोल रहा है इसमें, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। आपके एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल नंबर है 14। ये एग्जाम्पल कौन सा है 14 है एग्जाम्पल। ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, मतलब ये तो वॉवेल वाला है। अब कह रहा है कि वॉवेल नहीं आना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वॉवेल नहीं आना चाहिए। जब वॉवेल नहीं आना चाहिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जब वॉवेल नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा, ओवरऑल जितना टोटल वर्ड्स है उसका फैक्टोरियल में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये टोटल कितना है 8 है, 8 तरीके से ये अरेंज होगा, और माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को बाहर कर दें, यस 3 फैक्टोरियल। अब इसको 3 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6, तो कितना हो जाएगा ये 50, और 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720 इंटू 5। अब आप लोग मल्टीप्लाई कर लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 तरह से हम लोगों ने परमुटेशंस को पढ़ लिया। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जिस चीज़ को वो बोलता है उस चीज़ को एक यूनिट मान लेंगे, जितने तरीके से वो अरेंज होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक लास्ट परमुटेशन टाइप है 4, और टाइप 4 के बारे में ये देखेंगे सभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और रिस्ट्रिक्शन के बारे में जानेंगे वो रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इन परमुटेशन। रिस्ट्रिक्शन इन परमुटेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि कोई लेटर स्टार्ट है, जैसे इंडिपेंडेंस, ठीक है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस।
अब सही है ना, अब सही है। इतनी बड़ी सी लेटर है ना, इतना बड़ा सा वर्ड, अब सही है, क्लियर है। अब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस जो वर्ड्स यहाँ पर दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पे कह दूँ कि आई से स्टार्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ई पर ख़त्म होना चाहिए, है ना। मैं अगर मतलब मैं यहाँ पर कह दूँ कि वर्ड स्टार्ट विथ आई, मतलब बिगिन विथ आई एंड एंड विथ ई, ऐसा अगर मैं कह देती हूँ तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी। अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स हैं, ठीक है। कितने वर्ड्स हैं, 12 वर्ड्स हैं। अब बोल क्या रहा है, स्टार्ट होना चाहिए किससे, आई से। पहले तो हम 12 डिब्बा बना लें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक। मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, ये आई से स्टार्ट होगा और पी से एंड होगा। तो उस 12 वर्ड्स में से 2 वर्ड्स मैंने फिक्स कर दिए, 2 वर्ड्स मैंने क्या कर दिए, फिक्स कर दिया। बाकी के तो बचेंगे ना लेटर, बाकी के जो वर्ड्स बचेंगे, जो बाकी के वर्ड्स बचेंगे वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, वो कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल, और जो इसमें रिपीट होगा उसको लिखेंगे। रिपीट क्या है, ई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और एन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3, ठीक है। और डी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। आई और पी तो हट ही गया, आई और पी अगर हटा दें तो एन 1 2 3 टाइम्स, डी 2 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। सी तो 1 टाइम है, लिखो ना लिखो कोई फायदा नहीं है। तो ये था रिस्ट्रिक्शन इन परमुटेशंस, रिस्ट्रिक्शन इन परमुटेशन। ये रिस्ट्रिक्शन था कि आई से स्टार्ट करना और पी से ख़त्म ही करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। तो 4 तरह के आप लोगों ने परमुटेशंस पढ़ लिए। पहला परमुटेशन था एनपीआर वाले पे और कुछ लॉजिकल था। दूसरा परमुटेशन था कि सभी ऑब्जेक्ट क्या हैं, डिस्टिंक्ट नहीं हैं। और तीसरा परमुटेशन था कि ऑब्जेक्ट अकर टुगेदर है। और चौथा परमुटेशंस क्या था, रिस्ट्रिक्शन इन परमुटेशंस। तो फाइनली हम लोग परमुटेशंस पढ़ लिए, ख़त्म भी हो गया है और इसके सारे क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा, देखिएगा लगाकर, और ईज़िली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग कल पढ़ते हैं कुछ इस पे अगर क्वेश्चंस करना होगा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग कॉम्बिनेशंस पे पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशंस क्या होता है, उसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कल उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं।